इंडिया की गवर्नमेंट को टॉपल करने में इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज लगी हुई। अगर हम 2026 की बात करें तो सबसे ज्यादा डर भारत को किससे है? यहाँ पे सिविल वॉर नहीं हो सकती, लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की बहुत कोशिश करी गई। ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है हमारी कंट्री में, बहुत इश्यूज हैं, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे करप्शन हो, ये हमारी रूट्स में है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी सरकारों के, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं। लेकिन और हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जब जो भी कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी चल रहा था, आप वहां पर आए, कम से कम ये तो पता करो आप आए किस लिए, आपका अपना एजेंडा क्या है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो स्टार्ट हुआ नीट के पेपर से, वो चला गया ट्रांसजेंडर बिल पर। जस्टिस सूर्यकांत की जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने दोबारा जस्टिफाई किया था उसको, जो बिना फेक डिग्रीज के घूम रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक पैरासाइट्स एंड कॉकरोचेस, एंड आई 100% एग्री टू दैट। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड कि इस कंट्री में एक पेपर के लिए हमें एयरफोर्स यूज करनी पड़ रही है। मतलब मेरे अपने कोर्समेट्स अप्लाइंग C-17 कह रहे हैं हम पेपर लेके जा रहे हैं। ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी को चीजें फॉर्म करते हो ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके अंदर की जो हिडन एजेंडाज हैं वो सामने आने लगते हैं, जो अब आ रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म। 1970s 80s 60s में भी यही प्रोटेस्ट होते थे, अपने अपने एजेंडाज होते थे। लेकिन एक बेटर प्रॉब्लम और बेटर फैक्ट ये है, ऑन द फेस मैं लोगों के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। वॉर, युद्ध, कन्फ्लिक्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले काफी समय से न्यूज हेडलाइंस में बने हुए हैं। इजराइल ईरान हो, रशिया और यूक्रेन हो, चाइना ताइवान हो, या अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच में भी कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। लेकिन इन वॉर, इन कन्फ्लिक्ट से फायदा किसको हो रहा है? और ये जो समय है उसमें ये वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जा रहे हैं, ये साइबर वर्ल्ड में भी आ चुके हैं। टू डिस्कस दिस एट लेंथ हमारे साथ आज हाइप बाय निहारिका के स्टूडियो में हैं मिस्टर अक्षय चोपड़ा। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं, लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, उसी के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और इन्हीं के साथ हम ये सारे टॉपिक्स एट लेंथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये युद्ध बढ़ रहे हैं, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, क्या ये ईगो इशू है, क्या ये सिक्योरिटी इशू है, इसका असली कारण क्या है। तो वेलकम कर लेते हैं सर को। वेलकम टू हाइप अक्षय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू निहारिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कन्वर्सेशन बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि राइट नाउ इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? अगर हम 2026 की बात करें तो सबसे ज्यादा डर भारत को किससे है? देखिए, एज दी लेट जनरल रावत सेड कि हम लोग 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट वॉर फाइट कर रहे हैं। अब वो 3 फ्रंट हो गया बिकॉज बांग्लादेश का हाफ फ्रंट भी ओपन हो रहा है। लेकिन इट्स द इंटरनल एनिमी जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, स्पेशली विद सोशल मीडिया इन हैंड, द वेपन ऑफ सोशल मीडिया, AI कमिंग इन, जो नैरेटिव्स वो सेट कर सकते हैं, जो प्रोपेगेंडाज वो स्प्रेड कर सकते हैं, दैट इज बिकमिंग वेरी डेंजरस। तो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड। ये शुरू से रहा है हमारी कंट्री में, ऐसे लोग रहे हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू ये फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर उसके करने के लिए, हमें डैमेज करने के लिए, कंट्री को इंटरनली जितना हो सके। सो इट्स द इंटरनल एनिमी जिससे हमें हमेशा से खतरा था। अब वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग एंड लॉट ऑफ अदर एजेंसीज। लेकिन एक इसका फायदा अगर हम देखें, जैसे सोशल मीडिया पर हम लोगों को काफी चीजों के खुलासे भी हो जाते हैं, लोग नजर रखते हैं, लोग वीडियोस वायरल कर देते हैं। हमने देखा था एक इन्फ्लुएंसर थी जो पाकिस्तान गई थी, उसको पकड़ा गया। देन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हाल ही के समय में पकड़ा गया था, यूपी से पकड़े गए थे, हरियाणा से पकड़े गए थे। तो ये एक फायदा है या नुकसान है? देखिए, दोनों चीजें हैं। सो सोशल मीडिया इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। इसको आप यूज कैसे करेंगे वो मैटर करता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में 800 मिलियन प्लस मोबाइल यूजर्स हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन दे आर नॉट ऑल एजुकेटेड एंड लिटरेट। तो जो हमारे यहाँ इंटरनेट लिटरेसी है, सोशल मीडिया लिटरेसी है, वो बहुत पुअर है। और इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना गलत नैरेटिव से, गलत प्रोपेगेंडा से बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, और आजकल AI के थ्रू हम देख ही रहे हैं कि आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो करती ही हैं, इंडिया में भी बहुत सारी एजेंसीज है जो ये कर रही हैं। तो आपने कोई फेक वीडियोस चला दी, आपने कोई न्यूज़ वायरल कर दी। अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, दे वेरी गुड। लोगों को शायद नहीं पता है, वी हैव एवर्टेड लॉट ऑफ थ्रेट्स। बहुत मेजर थ्रेट्स हमारी इंडस्ट्रीज पे हुए हैं, कंट्री में हुए हैं, हमने अवर्ट करे हैं। लेकिन हम लोग ना नैरेटिव वॉरफेयर जो होता है ना, उसको फाइट करने में भी थोड़े पीछे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डैमेज कंट्रोल करते हैं जब वो डैमेज हो जाता है, और तब तक लोगों के माइंडसेट में, स्पेशली वो लोग जिनकी आप माइंड को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यंग लड़के लड़कियां जो हैं। कैसे नैरेटिव्स अगर आप हमें बताएं तो? सो फॉर एग्जांपल, आज मुझे रूलिंग पार्टी है, कोई भी रूलिंग पार्टी है, मुझे उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव नैरेटिव सेट करना है, राइट? नाउ देयर आर लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीप स्टेट,
ठीक है, और हम आप जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं आपके आसपास, आईएसआई हो या बाकी कंट्रीज की हो, ये सारी रेडी रहती हैं कि उनके उनके अपने एजेंट्स यहाँ पर होते हैं। उनको पता है कि सोशल मीडिया पे किस तरह से हमें एक ग्रुप्स को क्रिएट करना है, किस तरह रेडिकलाइज करना है यहाँ के यूथ को, ताकि वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाकर कुछ नेगेटिव स्टेप्स ले। अब इसका क्लासिक एग्जांपल था बांग्लादेश में, जिस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करा गया। तो जिस तरह से एक अच्छी खासी रनिंग कंट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया बाय अमेरिका, क्योंकि एक सिंपल रीजन था कि उनको वहां पे परमिशन नहीं दी गई इस आइलैंड के ऊपर ऑपरेट करने के लिए। वेरी सिंपल, बेस बनाने। दे हैव ट्राइड दिस इन इंडिया मेनी टाइम्स। ये एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया इंडिया की गवर्नमेंट को टॉपल करने में इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज लगी हुई हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली थैंक्स टू आवर ओन पीपल, थैंक्स टू दी हमारा जिस तरह का लीगल सिस्टम है, जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं। यहाँ पर आप मिलिट्री रूल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप इमरजेंसीज डिक्लेयर नहीं होती, यहाँ पे सिविल वॉर नहीं हो सकती। लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की बहुत कोशिश करी गई है। ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है हमारी कंट्री में, बहुत इश्यूज हैं, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे करप्शन हो, ये हमारी रूट्स में है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी सरकारों के, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंट्री को बचा के रखना, और हर बार देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस हु आर ट्राइंग। और जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बहुत पावरफुल वेपन है। तो इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग कि किस तरह से इस खतरे को आने से पहले ही अवर्ट करा जाए। So how do you see it? Is there a war that we all are fighting without seeing it? Yes, we're always fighting a war. You're always in a war-like situation. कई लोगों को ये चीजें नहीं पता कि geopolitics is not that simple जैसे पहले होती थी। It's very complicated. Second, people need to study geopolitics. क्योंकि पहले क्या था, लोगों को लगता था यार ये जियोपॉलिटिक्स से एक्सपर्ट है या ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। अब ऐसा नहीं है, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो यूएस ईरान वॉर चल रही थी, व्हेन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गॉट क्लोज्ड, तो उसका इम्पैक्ट खाली कुछ कंट्रीज पे नहीं हुआ, वो हर एक की पॉकेट पे हुआ है। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में पता रहेगा तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पहले से ले पाएंगे, राइट? तो internally there are lot of things we are fighting continuously. Thankfully the country is in a growing stage. Thankfully we have a very strong leadership which is a very nationalistic leadership, right? मैं ये नहीं कह रहा कि करंट रूलिंग गवर्नमेंट में करप्ट लोग नहीं है या पहले वाले में नहीं थे, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म। सो एक अभी आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द पर्सन, उसने बड़ा अच्छा बोला कि देखो करप्शन आप कैसी चाहते हो, करप्शन को रूट आउट करना इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन आप कैसी करप्शन चाहते हो, एंटी नेशनल करप्शन या नेशनलिस्टिक करप्शन। सो यहाँ पर भी हमें चूज करना पड़ेगा, राइट? तो थैंकफुली द गवर्नमेंट इज क्वाइट स्ट्रांग, वी आर ग्रोइंग, बहुत सारे मेजर इश्यूज उन्हें एड्रेस करना है, लेट्स सी। हाउ डू यू डिफाइन नेशनलिज्म? देखिए, नेशनलिज्म इट्स अ वेरी वेरिड टर्म अगर मैं बोलूं, लेकिन मैं बोलूंगा एनीथिंग विच डैमेजेस योर कंट्री इन द आईज ऑफ अदर्स, देन यू आर बीइंग एन एंटी नेशनल। इसका क्लासिक एग्जांपल इज, अगर मैं फोर्सेज में था तो मैं जो भी फोर्सेज में कंट्रीब्यूट कर रहा था, सिर्फ वो नेशनलिज्म नहीं है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी तरह से नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। डॉक्टर्स अलग तरह से करेंगे, साइंटिस्ट अलग करेंगे, जर्नलिस्ट अलग तरीके से करेंगे, बट एनीथिंग विच यू डू विच डैमेजेस द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेशन। अब इसमें नॉर्मल मैन का सबसे बड़ा एग्जांपल हम रोज ही देखते हैं, वो है हमारे इंडिया के लोगों की सिविक सेंस। बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। अगर आप किसी और कंट्री में जाके कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पर उनको ये पॉइंट आउट करने को मिल रहा है, देखो ये इंडियन है, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द नेशन। सो दैट्स व्हाई नेशनलिज्म, मैं बोलूंगा, इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। हाउ डू यू डिफाइन इट? उसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो सकती है, बट देन आई डोंट टेक इट दैट वे। लेकिन जहां आप ये बात बता रहे हैं, कई बार एक समाज सुधारक भी एक नेशनलिस्ट हो सकता है ना, हो सकता है उसे कोई एक चीज जो सालों से चली आ रही हो, एक प्रथा बन चुकी हो, लेकिन अगर वो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेता है और कहता है कि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, जैसे एक समय पर सती प्रथा थी, चाइल्ड लेबर था, चाइल्ड मैरिज थी, बहुत सारे लोगों को लगा होगा ये चीज सही है, लेकिन देयर वुड हैव बीन वन पर्सन जो पहले सबकी आंखों में खटका होगा और उसके बाद जाके वो रेवोल्यूशन लेकर आया था। हाउ डू यू सी दैट? सो दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर कंट्री में हुआ है। कोई भी चीज जो गलत हुई है या जो भी प्रथाएं रही हैं या जो भी हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स रहे हैं जिनके अगेंस्ट काफी लोगों ने फाइट करा है, तो कहीं ना कहीं वो सही भी हैं, वो गलत भी हैं। अगर आप कोई भी पॉजिटिव चेंज इतने बड़े स्केल पे लाना चाहते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत रेजिस्टेंस झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जिसमें मैं बोलूँगा आपका गोल सही है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है,
आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं और आपका हिडन एजेंडा कुछ और होता है, दैट इज वेरी डेंजरस। आपने लोगों को दिखाया, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पार्टी कहती है भाई मैं यहाँ पर आऊंगी और ये देखो करप्शन चल रही है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और व्हेन इट कम्स तो आपको समझ में आता है कि भाई ये तो बिल्कुल सेम इनफैक्ट वर्स है, राइट, दे आर ऑल एक्सटर्नली फंडेड, इनका अलग ही एजेंडा है। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस है। तो अगर आप मुझे ये बोलो कि हाँ कोई पॉजिटिव चेंज अगर मैं लाना चाहता हूँ इन दिस कंट्री, स्पेशली एट अ लार्जर स्केल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ टाइम। आपको लिटरली अपनी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ेगी। आप फिर किसी और बारे में नहीं सोचते, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ गुड सपोर्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं। ओके इसी के साथ आपने देखा होगा हाल ही में एक कॉकरोच जनता पार्टी बहुत फेमस हुई है, स्पेशली जब से नीट का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद उन्हें कॉकरोच कह दिया गया था, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। आपको लगता है ये ज़रूरी था एक ऐसी पार्टी का सामने आना, या स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का एक स्टैंड लेकर कहना कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर? आंसर इज येस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग नो ऑल्सो। ओके, देखिए, पहले तो जस्टिस सूर्यकांत की जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करा गया, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा ये जब जो भी कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी चल रहा था, तो व्हेन पीपल वर इंटरव्यूइंग, अगेन हर बार की तरह आप वहां पर आए, कम से कम ये तो पता करो आप आए किस लिए हो, आपका अपना एजेंडा क्या है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप उससे लिंक्ड हो, कि जबरदस्ती खड़े हो गए आके। अब वो स्टार्ट हुआ नीट के पेपर से, वो चला गया ट्रांसजेंडर बिल पर, फिर वहाँ पर कोई और चीज़ें डिस्कस होने लगी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, गोल हैज़ टू बी वेरी क्लियर, एजेंडाज नहीं होने चाहिए। ये जो पार्टीज फॉर्म होती है एजेंडाज के बेसिस पर होती है, फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट करना। जस्टिस सूर्यकांत की जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने दोबारा जस्टिफाई किया था उसको। आई एम नॉट वेरी प्रो जुडिशरी इन दिस कंट्री, उसके अपनी इश्यूज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सही हैं तो सही हैं। उन्होंने बोला था ऑल दीज एडवोकेट्स एंड एवरीबडी इन दी लीगल सिस्टम जो बिना फेक डिग्रीज के घूम रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक पैरासाइट्स एंड कॉकरोचेस, एंड आई 100% एग्री टू दैट। तो ये तो हर प्रोफेशन में है, दे आर पैरासाइट्स एंड कॉकरोचेस। उसको किस तरह से मैनिपुलेट करा गया, और जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया पे आपने फेक नैरेटिव चलाए, और जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पूरी न्यूज़ कभी चेक नहीं करनी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, वहां पे नीट वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ, और उसके बाद ये चीज़ इशू बन गया। ये डेफिनेटली नीट का इशू बहुत बड़ा है। थैंकफुली गवर्नमेंट टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से, या एटलीस्ट हमारे हायर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या होम मिनिस्टर हो गए, कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। इधर मे बी अ चेंज इन दी एजुकेशन मिनिस्ट्री टू शो कि हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि नीट का पेपर ऐसे ही लीक हो गया। अब एयरफोर्स यूज हो रही है, बट देन इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड कि इस कंट्री में एक पेपर के लिए हमें एयरफोर्स यूज करनी पड़ रही है। मतलब मेरे अपने कोर्समेट्स को अप्लाइंग C-17 कह रहे हैं हम पेपर लेके जा रहे हैं यार, इट्स वेरी फनी, बट ठीक है, नीड ऑफ द आवर है। लेकिन जब आप ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी और चीज़ें फॉर्म करते हो ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके अंदर की जो हिडन एजेंडाज हैं वो सामने आने लगते हैं, जो अब आ रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म, दे हैव नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर रिफॉर्म, राइट। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, ऐसे लोग आते हैं, पॉटलाइन वो करते हैं, और इनको फंडिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रॉम, देखिए मैंने आपको बताया, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीप स्टेट, ISI एंड लॉट ऑफ अदर फॉरेन बॉडीज, और ये इंडिया की तरफ से भी होता है दूसरी कंट्रीज में। दिस इज हाउ इंटेलिजेंस नेटवर्क वर्क्स, ओके, और ये ओपन बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो जॉर्ज सोरोस का आप नाम लो या किसी और एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज का नाम लो, दे आर रेडी टू एक्सप्लॉइट दीज पीपल। ये लोग रह किसी और कंट्री में रहे हैं, वहाँ पर ये क्या ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, राइट, इनके एजेंडाज क्या, फिर ये इंडिया में किस तरह से यंगस्टर्स को रेडिकलाइज करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, किस तरह से उनका माइंड वॉश होता है, और फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी और ये चीज़ें आती। ओके, अच्छा, लेकिन जब ये पार्टी बनी, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, probably most of them do not have an understanding, maybe they have an understanding of politics, लेकिन किसी ने फर्स्ट हैंड पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस नहीं की हो। बिल्कुल, सब लोग साथ में आए और उनको लगा कि ये ज़रूरी है और हम बोलते हैं, एंड बिकॉज कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि यही पार्टी में आ सकता है, तरह तरह के लोग आए और हर किसी ने अपने हिसाब से जो इशू उन्हें ज़रूरी लगा वो उन्होंने सामने रखा। किसी के लिए हो सकता है ट्रांसजेंडर बिल हो, किसी के लिए पेपर लीक हो, किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो, राइट। तो आपको लगता है कि मे बी इंस्टेड ऑफ डिसिंग देम कि यार ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई एक फोकस्ड गोल नहीं है, वी शुड ऑल्सो सी कि भाई अगर उनको एक लीडरशिप दी जाए, एक उनको हम डायरेक्शन दे, so maybe this something like this, not necessarily cockroach जनता पार्टी, but something like this can be a future political party जो actually में यूथ की प्रॉब्लम समझे और यूथ के बीच से उठकर आए। मैंने I'll tell you a bitter fact about this country. True. और ये यंगस्टर्स जो होते हैं, क्योंकि सब में जोश होता है, we have all passed from that age only. I'm not that old.
थैंकफुली आई एम अ मिलेनियल, तो मुझे आई हैव सीन द टाइम्स, एक्सट्रीम टफ टाइम्स ऑफ दिस कंट्री। Yeah. जब लिबरलाइजेशन से पहले का समय जब था, हम पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू राइट लेटर्स टू मी व्हेन आई वाज ट्रेनिंग इन एनडीए, तो आई रिमेंबर दोस टाइम्स। उसके बाद कैसे सडन ट्रांजिशन हुआ, तो थैंकफुली आवर जनरेशन इज सीन दोस टाइम्स, दिस टाइम सडन ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी चेंजेस, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी जनरेशन। ना मैं जेन जी के अगेंस्ट हूँ, ना जेन अल्फा, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया में कब से चलते आ रहे हैं। 1970s 80s 60s में भी यही प्रोटेस्ट होते थे, अपने अपने एजेंडाज होते थे। लेकिन एक बिटर प्रॉब्लम और बिटर फैक्ट ये है, ऑन द फेस मैं लोगों के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते तुम। दिस particular country runs on a system of governance. Judiciary runs in a particular way, governance runs in a particular way. आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। बहुत एक्सट्रीम अगर प्रोटेस्ट हो जाता है, गवर्नमेंट विल लिसन टू यू, मे बी टेक अ स्टेप, लेकिन उसमें भी बहुत सा टाइम लगता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद लोग थक जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि सबको रोटी खानी है, सबको पैसा कमाना है। नोबडी हैज टाइम के मैं कॉकरोच जनता पार्टी के उसमें बैठा रहूं, ठीक है, और ना ऐसा कुछ हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस के उस पर्टिकुलर पार्टी को अगेन देयर इज अ ह्यूज फंडिंग एंड सोर्सिंग कमिंग, के आप जो है कुछ करके इस पर्टिकुलर स्टेट को एटलीस्ट कैप्चर करो। जैसे आम आदमी पार्टी के केस में हुआ था, दे फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने सिमिलर प्रोटेस्ट करे, सारी चीजें सिमिलर करी, बहुत अच्छी फंडिंग उनको आई, तभी वो आगे बढ़ पाए। बिना फंडिंग के पार्टीज नहीं बढ़ती है। यहाँ पे एक एक एमएलए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ देता है जस्ट टू बिकम एन एमएलए। ओके, सो इट्स, अब यूथ का प्रॉब्लम क्या है, जोश बहुत है, राइट, एक्सपीरियंस ओवरऑल कम है, होता है सबके साथ, हर एज ग्रुप में यही होता है, बट इवेंचुअली यू रियलाइज यू आर जस्ट बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल। इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, बी इन द सिस्टम, एंड बी इन द सिस्टम एट अ प्लेस ऑफ पावर, और उसमें बहुत समय लगता है, या फिर आपके लिंक्स बहुत तगड़े हैं, राइट, तब आप एंटर कर सकते हो। नहीं तो अगेन कुछ टाइम में आप खुद देखोगे, यार मेरे घर में पैसा तो है नहीं, खाने को रोटी नहीं है, कितना प्रोटेस्ट कर लूंगा, राइट। दिस इज द बिटर फैक्ट। प्लीज डू प्रोटेस्ट, प्लीज फॉर्म, आपको यूनियंस फॉर्म करनी है, आपको इस तरह की पार्टीज फॉर्म करनी है, यू हैव द फ्रीडम। हमारी जो गवर्नमेंट है गिव्स अस द राइट प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट। एंड जहां तक मुझे देखा मैंने, आई थिंक इस पर्टिकुलर कॉकरोच जनता पार्टी में भी कुछ हुआ नहीं, आई मीन नोबडी वाज हर्ट और एनीथिंग, दे पीसफुली प्रोटेस्टेड। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जो नीट इशू आया था, गवर्नमेंट खुद भी सीरियस हुई, उसको लगा नहीं यार ये बच्चे सही कह रहे हैं, उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिए, कर्ब करी प्रॉब्लम को, राइट। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट एजेंडा। यू वांट टू हैव, अगर आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर बिल है, विच आई एम नॉट डायरेक्टली अ पार्ट, बट आई हैव पीपल जो इससे खुश नहीं है, ठीक है, आप उसको प्रोटेस्ट करिए, यू हैव द प्रोटेस्ट, एंड इफ द गवर्नमेंट फील्स राइट, एक टाइम के बाद उन्हें लगेगा नहीं यार ये सही है, इट मे टेक, वो आप लीगल हेल्प लीजिए, यू मे नीड अ वेरी टॉप लॉयर टू फाइट सच केसेस। चलिए, कमिंग बैक टू द डिफेंस पार्ट, आपको क्या लगता है अगर इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त 2026 में वॉर पर चले जाएं तो वो कैसा वॉर होगा, एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल एंड ऑफ इट? देयर इज नो एंड ऑफ अ वॉर, कोई प्रोलॉन्ग वॉर का एंड नहीं होता, एंड इंडिया इज वेरी स्मार्ट इन दिस। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर, इनफैक्ट आई रिमेंबर जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था तो डे नाइट में स्टूडियोज में था, मतलब शायद हम सो ही नहीं पा रहे थे, एंड वी वर वेरी सैड जब सीज फायर हुआ। लेकिन हमें एक चीज समझने की जरूरत है, लोग कह रहे हैं कि यार देखो इंडिया ने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो कर लिया, इसलिए वी डिड अ सीज फायर, विच इज इन अ वे राइट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉर, इवन अ स्मॉल बैटल डिस्ट्रॉयज इकोनॉमीज। पाकिस्तान को ये पता है, उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इट कैनॉट इवन थिंक ऑफ सस्टेनिंग अ वॉर इवन फॉर अ वीक विद इंडिया। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो डैमेज हमने देखा, मोर देन $2 to $5 billion का डैमेज हुआ है उनको, राइट। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन एनी सेंस, क्योंकि अगर वॉर हुई है, बैटल हुई है, डैमेजेस होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है अगर ऐसे प्रोलॉन्ग चलाते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं। लुक एट रशिया यूक्रेन, व्हाट इज द आउटकम। अ कंट्री लाइक यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय एंटायर यूरोपियन यूनियन एंड यूएस एंड फाइटिंग विद वन कंट्री लाइक रशिया। दोनों वर्चुअली बर्बादी, उनकी इकोनॉमिकल बर्बादी हो रही है, और ये तो खत्म ही हो चुका है, राइट। इट हैज गॉन एटलीस्ट 20 years बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर बेसिक से भी स्टार्ट करूं और उनको $1 trillion चाहिए जस्ट टू रीबिल्ड देमसेल्फ, इतनी डेवास्टेशन हो चुकी है। लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, जस्ट ईगो वो हो रही है, शांत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और सेम चीज हैपेंड विद ईरान, इजराइल एंड यूएस वॉर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हुआ, कुछ नहीं। वो एक लाइन थी जो बातचीत से हो सकती थी, जो स्टार्टिंग से हुई थी कि न्यूक्लियर उसमें नहीं बनाओगे, वो कहता नहीं हम बनाएंगे पीसफुल उसके लिए। अभी भी उस पर वही की वही डिबेट चल रही है। एट द एंड ऑफ द डे पूरा वर्ल्ड सफर्ड बट जीरो आउटकम। तो सिमिलरली अगर इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की इस टाइम वॉर शुरू होती है, वो वॉर लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करी जा सकती। इट विल जस्ट लीड टू डेवास्टेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हाँ, अगर आप नेशनलिज्म वाली बातें करते हैं,
ऑफ कोर्स ही बात है, मैं पाकिस्तान की साइड पे बैठ के बात करूंगा तो मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा अरे इंडिया इज यार 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मी इन एवरी पॉसिबल वे, तो इट विल डिफीट मी विदाउट डाउट्स, बट देन अब क्वेश्चन अगेन वही आता है कि ऑन एट व्हाट कॉस्ट। सो पाकिस्तान भी अगर ऐसा कुछ करना चाहेगा, सोचेगा करने की, तो उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में क्या होंगे उसकी पॉपुलेशन, उसकी इकोनॉमी के साथ। सो बट यस, इफ यू से एम आई सस्पेक्टिंग अनदर कॉन्फ्लिक्ट, यस आई एम। व्हेन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी का इशू सॉल्व आउट नहीं होता है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज वेरी एडमेंट इन दिस, व्हिच राइटफुली इट इज, होना भी चाहिए, तो अगर पॉलिटिकल प्रेशर आता है, क्योंकि अब ये जो फेक स्टेटमेंट्स आप सुनते रहते हैं पाकिस्तानी जनरल्स की तरफ से, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, हम उन पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, ऑल दैट कार्टून नेटवर्क, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपनी जनता को जस्टिफाई करने के लिए, और उनका ध्यान उनकी गिरती इकोनॉमी, बहुत जो पार्टी लाइन बढ़ती जा रही, उनकी पार्टी रेशियो बहुत बढ़ गया है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इंडिया की तरफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेंगे कहीं ना कहीं। तो हम सस्पेक्टिंग अगर ये सॉल्व आउट नहीं होता, मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। ओके। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, हमने बहुत सारे हमले भी देखे हैं हाल ही के कुछ सालों में, पठानकोट हो या फिर पहलगाम हो जो अभी हाल ही में हुआ था। व्हाई डू यू थिंक कि हम इसको रोक नहीं पा रहे? मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। एक तो चलो इन्फिल्ट्रेशन की बात है कि हो रहा है, वो यहाँ आते हैं, बहुत सारा उनकी तरफ से आर्म्स एम्यूनेशंस भी आ जाते हैं, रेडिकलाइजेशन चलता है, और ये सालों से चला आ रहा है। वी हैवंट बीन एबल टू पुट अ स्टॉप एट इट, व्हाई? सो देयर इज, यू आर नेक्स्ट टू अ कंट्री जिसकी स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म है, वो फैक्ट्री है टेररिज्म की, वहाँ टेररिस्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? लोग एक ना इस कंट्री में और दुनिया में भी अब तो कहते हैं क्वाइट वोकल, वो डरते हैं एक नाम लेने से कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, नो इट हैज़ अ रिलीजन, इट्स कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म। और प्रॉब्लम ये है कि जो इस्लाम में सही लोग हैं वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको भी टारगेट किया जाता है। सो एयरपोर्ट्स पे अगर कोई मुसलमान है जो किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है और वो सही बंदा है, जो भी अपना काम कर रहा है लाइफ में अच्छा कर रहा है, जब उसको इंसल्ट सहनी पड़ेगी कि यार देखो यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और XYZ कंट्री, आपको मैं स्ट्रिप डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो उसको कैसा लगेगा कि मेरी गलती क्या है? सो एनीथिंग जो भी ये हो रहा है, इट्स एक्सट्रीम रेडिकलिज्म, तो बहुत डिकेड से चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर they were never something called reforms, there's nothing called development, there's nothing called manufacturing, वहाँ पे हो रही कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ड्रग्स हुआ, वेपन्स हुए, टेररिज्म हुआ। अब क्वेश्चन आता है वो किसके अगेंस्ट यूज करेंगे? अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट योर नेबर, दैट इज इंडिया। बाकी तो सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंडिया को कर सकते हो कि देखो हिंदू मेजोरिटी स्टेट है, लेट्स अटैक और शूट। फ्रॉम 1947 दिस हैज बीन द केस। तो अगर किसी को लग रहा है रुक जाएगा, नहीं, कहीं से नहीं रुकेगा। बट देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इंटरनली, जो हम हुए हैं स्पेशली आफ्टर 2013-14, things have changed big time. The terrorism rates have dropped at least 70 to 80% there, right? And फौज को बहुत खुली छूट है। That's why there is a massive reduction in terrorist cases. यूथ जो है वो रेडिकलाइज अब बहुत कम हो रहा है। मैं ये नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, राइट? उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, स्टेट में डेवलपमेंट दिख रही है। सो जो फॉर्मर जो टेररिस्ट रहे हैं, अभी उनके कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने भी यही बोला कि अगर आज आप ये जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो स्ट्रिक्टनेस करी है, वो हटा देते हैं, यू विल अगेन सी द यूथ गोइंग बैक टू टेररिज्म। और ये मैंने पर्सनली देखा, बीन टू JNK, आई स्पोकन टू यंगस्टर्स। So I'll give you a very good example. So एक बार I was giving a talk in अवंतीपुर, मैं लैंड किया एंड देयर वाज अ एयरफोर्स की गाड़ी जो मुझे लेने आई। जो मेरा ड्राइवर था, ही वाज अ वेरी यंग किड फ्रॉम दैट एरिया ओनली। अब हम थोड़ा सा जैम लगा हुआ था, अगेन वी वर जस्ट स्टैंडिंग, उससे बातें कर रहा था, वेरी स्वीट गाय। तो मैंने उससे बोला यार तो यहाँ पे क्या चल रहा है, पत्थर वत्थर कौन मारते? कह रहा सर मेरे दोस्त ही मारते थे। तो मैंने कहा यार क्यों मारते थे? कह रहा देखो सर पैसा कहाँ से कमाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। कह रहा सर मेरी जो जॉब है वो मुझे फौज ने दी है, तो आई एम ओके, मैं अपनी फैमिली को रोटी खिला सकता हूँ। लेकिन सर ये बेचारे जो बच्चे इनको नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टेट में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो कह रहा 500 रुपए दिन के मिलते हैं पत्थर मारने के। कह रहा अब क्या, अब जब डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टेट से, अगर स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं वहां भी जा रहे हैं, और स्टेट में भी डेवलपमेंट दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली रेडिकलाइजेशन कम होगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो इंटरनली हमें अपने को बहुत स्ट्रांग करना, जैसे हम कर रहे हैं,
हमें बहुत मेजर स्टेप लेने की ज़रूरत है। एक्सटर्नली अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान विल स्टॉप, नो इट वोंट। ओके सर, आपने बताया एक तरफ कि हम देख रहे हैं कि पैसा ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे वो रेडिकलाइज हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने हाल ही के समय में वाइट कॉलर टेरर भी देखा है, जहां पर डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग या फिर टीसीएस वाला पूरा कांड हो, टीसीएस नासिक वाला, वी हैव बीन सीइंग थिंग्स जो हम इमेजिन नहीं कर रहे थे। हमें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो काफ़ी उसकी बुद्धि खुल जाती है, वो चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगता है, समझने लगता है। बट ऐसे इंसिडेंट्स ने हमें ये प्रूव किया कि not necessarily this is the reality. Yeah. So educational literacy में बहुत फर्क होता है। हम्म, How you are groomed from the very beginning। देखिए मैक्सिमम जो आप सो कॉल्ड टेररिस्ट देखेंगे, उनके हेड्स देखेंगे, दे आर नॉट स्टूपिड पीपल। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। यू नो देयर वर लॉट ऑफ कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड हु वर स्टडिंग ओसामा बिन लादेन। वो ये कहते थे यार ये बंदा ऐसा क्या करता है, ही वॉज एन इंजीनियर हिमसेल्फ, वेरी इंटेलिजेंट गाय, यार ये ऐसा क्या करता है कि इतने सारा जो यूथ है इस वर्ल्ड का, वो इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये मैनेज कैसे कर रहा है। तो देयर आर सम बिजनेस लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम दीज पीपल ऑल्सो, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स रिटन ऑन सच ऑर्गेनाइजेशंस, इनको चलाने वाले बेवकूफ़ नहीं हो सकते, दे हैव टू बी ग्रेट माइंड्स टू रन सच अ बिग नेटवर्क, राइट। इसलिए जो रेडिकलाइज बचपन से हो गया, उसके बाद उसका एक उन्होंने गोल सेट कर दिया कि तेरा अल्टीमेट एम यही है। अब तू चाहे फॉर एग्जांपल दे फाउंड अ किड जो वाज वेरी गुड किड इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, तू साइंटिस्ट बन लेकिन अल्टीमेट तूने ये करना है, तो तेरी सारी जो स्टडीज़ होंगी वो इस तरफ चैनलाइज होंगी। तू डॉक्टर बन, तेरा अल्टीमेट गोल ये है, तूने वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशंस करनी है, इस तरह का रेडिकलाइजेशन करना है। तो दे आर नॉट कि अभी डॉक्टर बन गए स्टडी के लिए रेडिकलाइज, ऐसा नहीं है। So there are, if you listen to these people in terms of, if you read the books, if you read their interviews जो लिए हैं, या जो काफ़ी सारे जेलर्स वगैरह भी हैं, I met them and you know they told कि किस तरह के लोग होते हैं, कहते हैं यार radicalized to next level radicalization। आपको खुद डर लगेगा 2 मिनट के सामने बैठ के यार इतना ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है कि जो चीज़ समझना ही नहीं चाहता। अभी आई वॉज लिसनिंग टू दिस गाय, ही इज अ फॉर्मर टेररिस्ट, उसका एक पॉडकास्ट हुआ था, ही वाज वेरी नाइसली ही सेड कि अगर आप ये मसूद अजहर और इनके सामने अगर बैठ जाओ ना, कह रहा है कि नॉर्मल बच्चा ऐसे टेरराइज हो जाएगा। दे आर सच शार्प माइंड्स, इनके अंदर जो बोलने की पावर है, जो कन्विंसिंग पावर है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है। तो सो अगर आपको लग रहा है कि ये जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, दे कैन नॉट, इफ दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे कैन नॉट मैनेज इतना बड़ा नेटवर्क। सो हाँ, बस ये है कि ये स्लीपर सेल्स जो हैं ये थोड़े से एक्टिवेट हुए, थैंक्स टू RNIS के अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, तो उन्होंने ये पूरे सेल को पकड़ना शुरू करा। ऑपरेट तो ये बहुत समय से कर रहे हैं। स्लीपर सेल्स हर इंटेलिजेंस एजेंसीज के दूसरी कंट्रीज में होते हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, हर चाइना के भी होंगे, सबके होते हैं। अल्टीमेटली अगर कोई पकड़ा गया एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, तो देन एवरीबडी स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज्ड। जब हम चाइना के साथ अपना कन्फ्लिक्ट देखते हैं, जब भी बात आती है कि चाइना से हमको किसी तरीके का खतरा है, और स्पेशली क्योंकि हम उनके बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सो मच सो कि दिवाली की लाइट्स तक वहाँ से आती हैं। सो एक तरफ तो ये रियलिटी है, दूसरी तरफ ये है कि हम चाइनीज़ ऐप्स बैन कर देते हैं। हमें लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स तो में अभी भी चाइना के इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन लाइक स्टॉप इट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को मार्केट से वाइप आउट नहीं कर पा रहे हैं। राइट, ना कर सकते हैं, ना करना चाहिए। ओके, देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड, अगर हम थोड़े एक बैलेंस माइंड से समझें। चाइना इज़ अ ह्यूज मार्केट, और इंडिया नहीं पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है। जिन ऐप्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, वो दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, मेजर कॉर्पोरेशंस कर रही हैं, चाहे US हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो। अभी कुछ टाइम पहले आई वाज इन न्यूजीलैंड, बिलीव मी, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैं वहाँ देख रहा था। You know, if I wanted to buy a Momento, I wanted to buy a T-shirt, anything, they were all made in China. क्या मेड इन इंडिया मिलेगा? मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, राइट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग, ये हब्स है। इंडिया और चाइना का ना जो मैं बोलूँगा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट। चाइना हमारे लिए एक अल्टीमेट कॉम्पिटिटर है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्पिटिटर। उस लेवल पे पहुँचो, मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना की है, इट विल टेक अस एटलीस्ट 75 years टू रीच दैट लेवल। इट्स, और दुनिया में बहुत आगे है वो, ओके, एंड दैट इज हाउ इट डोमिनेट्स। चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो वो सारी इंडिया के साथ नहीं है कि अरुणाचल का नाम मैं चेंज कर दूंगा कुछ जगहों का, या ये वाला स्टेट हमारा है, एंड नो,
इट इज विद ऑल नेबरिंग कंट्रीज। जापान भी उतना ही परेशान है, इंडोनेशिया भी उतना ही परेशान है, फिलीपींस भी उतना ही परेशान है। एवरीबडी नोज कि चाइना की पॉलिसीज क्या है, और चाइना जहां जहां चाइना कैप्चर कर सकता है उसने करा है। जो उसका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके थ्रू वो लोन्स दे रहा है सारी कंट्रीज को। उनको पता है पुअर कंट्रीज है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नहीं चुका पाएंगी। अब जब वो नहीं चुका पाएंगी, फॉल्ट करेंगी, तो वो ये नहीं है कि पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे ये पोर्ट चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया चाहिए। तो उससे क्या होता है, इट डोमिनेट्स इन अ वे कि वो आपकी कंट्री को सराउंड करता जाएगा इन वेरियस वेज, इन अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ एक्सपैंडिंग। इंडिया इज ऑल्सो डूइंग इट इन वेरी गुड वे। वी हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग, जिससे मैं बोलता हूँ कि हर एक के पास एक चोक पॉइंट्स होते हैं। इंडिया के पास अपने चोक पॉइंट्स हैं। हमें पता है हमारा मलाक्का स्ट्रेट को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, हमें पता है हम ग्वादर कराची पोर्ट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अदर स्ट्रैटेजीज आर देयर, ओपन सोर्स पे हैं ये। बट जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड है, ऑलमोस्ट $130 बिलियन का। चाइना इज नॉट अ स्टूपिड कंट्री है, इतना बड़ा ट्रेड को जो है कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कंट्री में, ठीक है, इंडिया के साथ, और वो सडनली कुछ रेडिकल करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका इंडिया में छोटा सा इंटरेस्ट है जस्ट टू शो कि भाई हम डोमिनेटिंग है, वी आर दी बिकॉज ऑफ दी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन उसका भी फोकस ताइवान पे चल रहा है। इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो चल रहा है। फॉर इंडिया टू गेट अवे फ्रॉम चाइना इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, क्योंकि आप में उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, दुनिया में किसी में पास नहीं है। चाइना ने अपने को बनाया ही ऐसा है। सेकेंड, हम ऐप्स की बात करते हैं, और राइट, लेकिन क्या होता है, ऐप्स को यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड इन बैनिंग ऐप्स। कुछ ऐसी ऐप्स होती है जिसमें पता लग जाता है कि यार ये हमारा यूथ खराब हो रहा है, हमारा इसके साथ हमारे कोई फायदा नहीं है, एंड वी आर लीकिंग डेटा और मे बी समथिंग मोर डेंजरस इज हैपनिंग। तो देयर इज इंडिया की एक सिलेक्टिव पॉलिसी, और इंडिया की नहीं, बहुत सारी कंट्रीज की सिलेक्टिव पॉलिसी होती है। तो वो उन ऐप्स को, जैसे आपने टिकटॉक वगैरह को बैन करा, विच वाज अ वेरी गुड स्टेप विच हैपेंड। हाउएवर, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूज कर रही हैं। अगर आज आप उनको बैन कर देते हैं, वो शट डाउन हो जाएंगी, टोटल कोलैप्स। So there's always a way of, you know, step by step eliminating के पहले इन हाउस आप बनाओ, जो हमारा मेड इन इंडिया इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं। अब जितने भी हमारे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडिया हैज बिकम अ मेजर हब नाउ। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कमेंडेबल, आई मीन 2013-14 में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट वाज अराउंड 686 करोड़ और समथिंग। टुडे इट हैज रीच्ड द लेवल ऑफ 38,000 करोड़ प्लस, एंड ये हमारा एम इज 50,000 करोड़ बाय 2029, एंड वी कैन इजीली अचीव इट। राइट, दिस इज हाउ ऑल द सेक्टर्स नीड टू बी डेवलप्ड। चाहे हमारी ट्रेन्स हो, हमारी रोड्स हो, वी हैव सीन ग्रेट डेवलपमेंट। प्रॉब्लम्स आती हैं, करप्शन तो खून में हमारे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ हैज बीन ब्रिलियंट। ओके, हाउएवर, अगर हम चाइना के साथ कुछ चीज़ों में वन स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने देखा होगा राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ सालों में 3 लिस्ट निकाली है डिफेंस की, थिंग्स विल नेवर बी इंपोर्टेड नाउ। I think there are more than 3,000 items now, which we never import. It's a strict thing. It has to be manufactured in India. Okay. So slowly you can take this step, लेकिन अभी आप चाइना से अलग नहीं हो सकते। उसी के साथ लेकिन एक चाइना का पर्सपेक्टिव ये है, दूसरा ये है कि वो अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया की तरफ, और ना वो कोई फायरिंग कर रहे हैं, ना वो आपको तंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वी गेट टू हियर कि हाँ वो इतने किलोमीटर और आगे आ गए, वो इतने किलोमीटर और आगे आ गए। ये हो रहा है, क्या रियलिटी है, और अगर हो रहा है तो व्हाई आरंट वी स्टॉपिंग इट? नो, सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स व्हिच गो अराउंड, क्योंकि ये सारी न्यूज़ अब आपने फैला दी। फॉर एग्जांपल, आज मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ फैलाता हूँ, चाइना ने हमारा 200 किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया। इस कंट्री में कितने लोग इसको वेरीफाई कर पाएंगे? लेकिन नैरेटिव क्या चला गया दिमाग में, गवर्नमेंट देखो कैसी वीक है, चाइना देखो कितना स्ट्रांग हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी फौज क्या कर रही है। आपने नेगेटिव वो क्रिएट कर दिया। दीज आर ऑल फेक। वो लेट मी टेल यू, हमारे चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पॉलिसीज है ना, वो थोड़ी अलग है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी रही है हमेशा इन अ स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मैनर। यू डू समथिंग, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो यू डू समथिंग, विल शो यू। चाइना के साथ हमने पॉलिसीज कैसे चेंज करी हैं? पहले यूज्ड टू बी वेरी डिफेंसिव, नाउ वी आर हैविंग अ वेरी डेटरेंट सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस। तो डेटरेंट डिफेंस में क्या होता है, हमारा जो बिल्डअप हो रहा है उस एरिया में वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपैंड हुआ है। हमारी नई स्ट्राइक कोर्स आई हैं, माउंटेन स्ट्राइक कोर्स वहाँ पर आ गई हैं, आर्टिलरी ज़बरदस्त एक्सपैंड हुई है, पूरी एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर्स, रफाल्स एंड ऑल आर बीइंग प्लेस्ड देयर नाउ। देन आपके फाइनेस्ट चॉपर्स आर बीइंग प्लेस्ड, आपके सारे के सारे ड्रोन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे। तो आपने उस एरिया को, जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, उसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्या हो रहा है कि ये जो न्यूज़ आती है चाइना ने, ऐसा नहीं है। सो इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप उस साइड पे जाते हो ना, देयर इज अ नो मैन्स लैंड। बीच में चाइना वाज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट एंड दे डिड। उसके बाद फिर क्या होती है, फिर टॉक्स होती है, उनको समझाया जाता है कि यू डोंट वांट अनदर गलवान,
विल मेक अ भूत आउट ऑफ यू, ठीक है, और इंडिया कर भी देगा, क्योंकि हमारे को वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई जो हमने चाइना के साथ करी हैं, राइट। एंड इफ़ यू हमारे यहाँ पे सोल्जर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि यार उनकी डेवलपमेंट अपनी साइड पे बहुत ज़बरदस्त है, कोई डाउट ही नहीं। द वे दे केयर फॉर देयर सोल्जर्स, द मनी दे पुट इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटस्टैंडिंग। लेकिन हमारी साइड पे आप ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज ये छुप नहीं सकती चीज़, एंड इट्स अ बिग अलार्म। ओवर द ईयर्स अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया तो वो इंडिया की साइड से भी हुआ है, देयर क्लियर डिमार्केशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक्सेप्ट फॉर गलवान, उसके अलावा 1967 के बाद से कुछ नहीं हुआ, एंड पीपल डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड इन 1967। हमें क्या पढ़ाया गया, 62 वॉर हार गए। 1967 में जनरल सगत सिंह ने आर्टिलरी बम्बार्टमेंट करी थी। देवर आई डोंट नो, आई थिंक मोर देन 100 चाइनीज डाइड एंड दिस वाज ऑल कवर्ड अप। उसके बाद से टिल डेट देयर हैज बीन नॉट अ सिंगल बुलेट फायर्ड, बिकॉज चाइना नोज कि आप जब फाइट करते हो ना, यू डोंट फाइट इंडिया, यू फाइट इन दैट एरिया, and that's a very inhospitable terrain. Chinese army, air force or navy has no war experience, no battle experience. India is a hardened country. In fact, Pakistan is also a very hardened country. ये 24 घंटे किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड है। ये कितने फ्रंट्स पे वॉर लड़ चुके हैं, हर टेरेन में लड़ चुके हैं। इट्स नॉट ईजी टू फाइट। सो इसलिए उनको पता है कि डैमेज, अगर कुछ गलती से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इट विल बी अ बिग डैमेज, राइट। सो येस, यू आर राइट, उसकी पॉलिसीज हैं सबके साथ, बट देन इट्स नॉट रियली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एट दैट स्केल जिस तरह लोग बता रहे हैं। एट दैट स्केल और एट एनी स्केल? एनी स्केल को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों साइड से, राइट, बिकॉज बॉर्डर बहुत बड़ा है, इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर है। तो अभी मैं वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के बॉर्डर पे, उस पहाड़ पे, वी डोंट नो, राइट। मे बी वी कम टू नो इन द फ्यूचर, लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसे मैं अपने कोर्समेट से भी पता किया जो वहाँ पोस्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, थिंग्स आर एग्जैक्टली वही जो स्टेटस को है, वी आर मेंटेनिंग दैट। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है इस वक्त, चाइना, पाकिस्तान, या फिर कोई साइबर वॉरफेयर? जैसे मैंने बताया, इंटरनल एनिमी, जिसका पार्ट है साइबर वॉरफेयर। सो चाइना एंड पाकिस्तान आर योर एनिमीज ऑल्सो, बट देन घूम घुमा के पाकिस्तान भी सोचता छोड़ो यार बहुत हो गया, कहीं ना कहीं लोग सोचते रहते हैं। चाइना ऑल्सो नोज के यार वॉर से इंडिया के साथ वॉर नहीं हो सकती। देखिए, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ इंडिया चाइना वॉर हैपेंस? इट इज डेवास्टेशन, इट कैन नॉट हैपन, इट वोंट हैपन, समथिंग विल हैपन जो रोक देगी चीज़ों को, राइट। सेम चीज़ पाकिस्तान इंडिया के साथ भी है, बिकॉज एक टाइम के बाद पीपल स्टार्ट डाइंग, सोल्जर्स एक लिमिट तक ही मरेंगे, उसके बाद एज दी वॉर स्प्रेड्स, देन दोनों कंट्रीज बहुत पॉपुलेटेड है, इनफैक्ट तीनों कंट्रीज बहुत पॉपुलेटेड है, ठीक है। यूक्रेन रशिया जैसा नहीं है कि खाली पड़ा हुआ बम फेंक रहे, कुछ नहीं हो रहा। these countries are highly densely populated. कुछ भी इफेक्ट होता है, people will start dying. So no country wants that कि war extend हो या even battle या war हो। माइनर आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, सोशल मीडिया पे वॉर चलती रहेगी, चाइना ने ये कह दिया, उसने ये सपोर्ट कर दिया, वो सब चलता रहेगा, बट ऑन द ग्राउंड वॉर होना इज हाईली अनलाइकली इस समय, एटलीस्ट इंडिया चाइना में। पाकिस्तान उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, नॉट विद चाइना। लेकिन अगर आप एनिमी की बात करें, जैसे मैंने बताया, इट्स ऑलवेज द इंटरनल एनिमी। इफ योर कंट्री इज स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, नो कंट्री आउटसाइड कैन डू एनीथिंग। और इस कंट्री की सबसे बड़ा कर्स है, ये कर्स है, लोग नहीं मानते, इट्स द पॉपुलेशन। 150 करोड़ लोग इज सम नंबर। उनको, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, वीक माइंडेड हैं, एजुकेशन नहीं है, उनको रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो सो दीज कंट्रीज आर रेडी। लेकिन अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, आपके यहाँ पे सबके पास जॉब्स सबको मिल रही हैं, आपके पीपल आर कमिंग आउट ऑफ पार्टी, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें खत्म होने लगेंगी। So it's, you have to strengthen it from inside. Akshay sir, I want to ask you, because you have been in the Air Force, how are things like, वहाँ पर क्या खाना पीना है, क्या है? क्योंकि I met a Marcos, he is an ex Marcos, और उन्होंने बताया था कि आर्मी में पूरी सब्जी और भाजी ब्रेकफास्ट में मिलता है, और पैन इंडिया हर जगह वही मिलता है। And I was taken aback, क्योंकि मुझे लगा था कि हम अपने सैनिकों को तो सबसे अच्छा खाना देंगे ना, उनका प्रोटीन इनटेक हमें मीट अप करना होगा, अपना हो या ना हो, बिकॉज दे आर एक्चुअली आउट देयर फाइटिंग फॉर आवर लाइव्स, राइट। सो हाउ इज इट देयर? In a way he is right, but then I'll not take the statement as it is. I've eaten the best of foods जो फौज ऑफर करती है, चाहे मैन हो चाहे ऑफिसर्स हो। अगर वो अपने अपने मैसेज में है, खाना बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब छोटी चीज़ों के पीछे अगर मैं, नहीं है दाल नहीं अच्छी बनी, देखो जी नमक कम है, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर। फौज गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ फूड। हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरी सब्जी भाजी की, ये
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशन है कि फील्ड में ये चीज़ें बहुत आसानी से लोगों को मिल जाती हैं, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी रियली अपग्रेड आवर न्यूट्रिशन सोल्जर्स का, जो नहीं है तो मैं भी जानता हूँ। और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय से अपग्रेड नहीं हुई, जिस पर हमें काम करना है। लेकिन अगर आप सियाचिन की बात करें, गो टू सियाचिन, गो टू दीज पोस्ट, दे गेट बेस्ट ऑफ द फूड्स, फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की चॉकलेट्स विच द सोल्जर्स कैन हैव एक्सेलेंट न्यूट्रिशन। तो जिन जिन जगहों को हमने स्ट्रेंथन करा है वहाँ पे है। बाकी कुछ पॉइंट्स आते हैं, देखिए क्या है, बहुत बड़ी फौज है, amount of money which goes in sustaining this huge army along with modernization, वो कम नहीं है। हम अपना बजट काफी बढ़ा चुके हैं, we have increased the budget at least 300 times, ठीक है, 300% सॉरी, बट दैट इज नॉट स्टिल सफिशिएंट। लेकिन हाँ, यू आर राइट कि जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली है पूरी भाजी, हाँ ये एक हमारा स्टैंडर्ड चलता रहता है फौज में, कैरी करना बड़ा आसान है। प्लस एक चीज और आती है जो शायद हम नहीं समझते, इंडियन डिफेंस फोर्सेस कंप्राइजेस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, ऑल कल्चर्स। तो यहाँ पर सबकी फूड हैबिट्स जो है ना, कोई बंदा बोलेगा नॉनवेज खाना है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मैं वेजिटेरियन हूँ एंड आई कैन नॉट स्टैंड दिस कि आप यहाँ पर इस तरह का मीट ला रहे हो। यहाँ पर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ता है। ओके, सो बट यस, ये जो स्टेटमेंट है कि थिंग्स हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, बट अगर स्टैंडर्डाइजेशन आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि समय लगता है। काफी सारी पॉलिसीज है जो हमें चेंज नहीं करी है और ये ब्रिटिश टाइम से चलती आ रही है। उसमें वन ऑफ द थिंग इज फूड एंड न्यूट्रिशन। डू यू थिंक हमारी सरकार को और पैसा लगाना चाहिए डिफेंस पर? क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी थी कि 2000 करोड़ से ज्यादा पिछले 6 साल में सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर खर्च हो गया है रूलिंग गवर्नमेंट के। ये आरटीआई में बात सामने आई थी। तो अगर इतना पैसा एडवर्टाइजिंग पर खर्च हो सकता है, इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च हो सकता है, प्रमोशंस के लिए खर्च हो सकता है, तो सैनिकों पर तो करना चाहिए ना। Our defense budget has increased huge big time from last 15 years. I'll not say it is sufficient. अब वो close to 1.9 to 2% of the हमारी GDP है. To have a even better budget, we need at least 3% of the GDP, जो हमें चाहिए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे साथ डिफेंस बजट में आता है वो आता है कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 45% ऑफ द बजट स्ट्रेट अवे गोज इनटू सैलरीज एंड पेंशन्स, जिसके लिए उन्होंने अग्निवीर लॉन्च करा एंड ऑल दैट। तो जो मॉडर्नाइजेशन के लिए ओवरऑल पैसा बचता है वो सिर्फ 30% to 35% है। सो व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज फोकस मोर नाउ ऑन मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। अब पूरा वॉर सिनेरियो चेंज हो चुका है। इट्स नो मोर ओनली गन्स, नो मोर ओनली आर्टिलरी, it's the finest of the drones, missile systems, aircraft, everything, and it's very costly, right? तो ऐसा नहीं है डिफेंस बजट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ये डिफेंस के डिफरेंट पार्ट आता है। यहाँ पर यू नीड अ सेपरेट थिंक टैंक टू सिट एंड टेल के भाई न्यूट्रिशन में ये कमी आ रही है, ठीक है। डॉक्टर्स हैव टू टेक अप दिस पॉइंट, जो मेडिकल डॉक्टर, जो आर्मी डॉक्टर्स हैं, एयरफोर्स डॉक्टर्स हैं, नेवल डॉक्टर्स हैं, टू टेक अप दिस पॉइंट कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे सोल्जर्स को ये न्यूट्रिशन चाहिए। डेफिनेटली चेंजेस होंगे अगर ओवरऑल होती है, और मेरे सामने हुए हैं। लेकिन अगेन समबडी हैज टू टेक अप द पॉइंट। ये आप और मैं पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, इज दिस रीचिंग द टॉप? आर दे एक्चुअली स्टडिंग ऑल दिस? ओके, क्या आपको लगता है कि जो पेट्रियोटिज्म है वो अब बहुत परफॉर्मेटिव हो गया सोशल मीडिया पर, कि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ तो मुझे चीख चीख के सोशल मीडिया पर तो बोलना पड़ेगा? एक समय था ना कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द कंट्री, इट्स फॉर एनीथिंग। Say for an example, I love my partner a lot, so I have to say it on the social media app. If I love my parents a lot, अभी Father's Day गया था, तो आपको अपने पापा के साथ की फोटो लगानी है, उनको 10 बार I love you लिखना है सोशल मीडिया पर, no matter आपके फादर जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं या नहीं है। Do you think everything has become very performative? It has. This is called marketing. This is how the world is evolving. दुनिया की सारी कंपनी इंडस्ट्रीज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। जो कंपनीज पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती थी, when I came out from the forces and I started my business, तो traditional marketing was almost over, और मुझे social media का S भी नहीं पता था। Believe me, I had no idea what is Instagram. मैं 2 दिन तो यही समझता रह गया था कि वो जो hashtag होता है इसका मतलब क्या है, कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। So in fact, lot of girls, lot of my cousins, they explained me कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है and this is how it works. But then you have to accept that technology is changing, the way the world functions is changing. All the industries have to accept it. Social media has become a strong boon and bane in a big way. What is the biggest problem now and what all the big minds are exploiting? This is attention economy. अगर आप दूसरे इंसान का attention seek कर सकते हैं
वो ग्रैब कर सकते हैं, then you can win wars. This is exactly what when I talk about radicalization, changing of mindset, ठीक है, fault lines को exploit करना, this is what they do. Social media पे if you grab the attention of those youngsters, तो अब ये चाइना या ये क्या कर रहे हैं? दे इतनी बड़ी जो इनकी एप्स हैं, इनसे लोग क्यों डरते हैं? दे हैव द डेटा ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. उनको पता है कि आपकी स्क्रॉलिंग हैबिट्स क्या हैं. एंड यू ऑल्सो नो टुडे यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग वन थिंग फ्रॉम फॉर नेक्स्ट, जब तक आप वो कर रहे हो आपको सिमिलर कंटेंट ही दिखाएगा वो. एंड दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिविजुअल जो है ये क्या सोच रहा है, इसकी मूवमेंट क्या है, ये क्या चाहता है. और जिनको इसको जो कर रहे हैं कंट्रीज, वो एक्सप्लॉइट इसी को एक्सप्लॉइट करती है. तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो इट इज अगेन अबाउट अटेंशन. Okay, complete these sentences. The biggest mistake India is making today is? Corruption and population. Okay. The one thing every Indian should learn is? Civic sense. The media gets dash wrong. Quite a lot of things wrong. Okay. Social media has made us dash. Smart and dumb. Okay. At the same time. Young Indians need more? Patience. Okay. One defense policy you strongly support? Make in India. Okay. One defense policy you disagree with? Agniveer. Why so? So, देखिए, somebody very rightly said कि जब आपके पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो सारी चीज़ें फौज से को जोड़ देते हो. Is this the only cow to milk, right? ऑलरेडी जो सो कॉल्ड सैलरीज एंड यू नो पर्क्स वगैरह हैं, दे आर वेरी लिमिटेड जो मिल रहे हैं, चाहे ऑफिसर रैंक हो, मैन रैंक हो. पीपल आर नॉट रेडी टू ज्वाइन दी फोर्सेज नाउ, राइट? पेट्रियोटिज्म है, बिल्कुल है, सब में है. लेकिन अगर हम एज अ करियर की बात करें, लोगों के पास अब बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं बाहर. इतने इफ्स एंड बट्स फौज में ऑलरेडी होते हैं. यू ऑलरेडी हैव अ रिस्क ऑफ लाइफ, you have a lot of uncertainty, you have limited growth in terms of overall. अगर मैं career prospects की बात करूं, you are confined to your country, और उसके अलावा भी आप अपनी फैमिली से आप दूर रह रहे हो, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है. ये सारी चीज़ों के बावजूद एक लिमिटेड सैलरी पर अगर बंदा काम कर रहा है, तो वो एक उस पर कर रहा था कि उसे पता है कि यार उसको जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हुई, सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हुई, एक पेंशन हुई, ये मिलेगी. आपने सडनली वो कंसेप्ट पूरा चेंज कर दिया. 6 महीने की ट्रेनिंग में आप सोल्जर बना रहे हो, 4 साल उसको काम करा रहे हो, राइट? एंड देन ही इज आउट. 75% ऑफ दी योर ट्रेंड मैन पावर इज आउट. ना तो वो अपनी रेजिमेंट के साथ जेल करेगा, ना वो आपकी इथोस के साथ जेल करेगा, क्योंकि उसका एम और वो ही यही रहेगा, यार फटाफट करो, ठीक है, एंड 6 महीने ट्रेनिंग भी आ गई, मेरे पास ठप्पा भी आ गया, यहाँ से निकलो. सो अब जब अग्नि, जैसे मेरे कोर्स में से हम लोग जब बातें करते हैं, तो हम बातें करते हैं फॉर ईयर्स व्हाट वी हैव स्पेंट टुगेदर. वो जो एक फैमिली बन जाती है, वो यहाँ फॉर्म नहीं हो पाएगी. लॉट ऑफ इश्यूज हैव कम इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, जो हमने देखा तो किसी और को है करके, लेकिन अपनी कंट्री को प्रैक्टिकली हमने समझा नहीं. लेकिन अगर आप बातें करेंगे इसी तरह से, जैसे क्वेश्चन यू आस्क के क्या कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. इंडिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ना हो सकती है. पहले तो लॉजिस्टिकली या फाइनेंशियली इट्स अ डिजास्टर. अगर मैं आज अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन करना शुरू करूं फॉर लिमिटेड मंथ्स ओनली, हमें अपना डिफेंस बजट कम से कम 5 से 6 गुना चाहिए जो करंट है, सिर्फ ट्रेनिंग में. सेकेंड, इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन यूथ जब आर्म्स में, एम्युनिशन में ट्रेन हो जाता है एंड इट गोज आउट विदाउट अ जॉब, इट इज़ हाईली डेंजरस. तो फिर वो आपके रेबल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, वो आपकी मिलिशिया ज्वाइन कर सकता है. इट कैन बी वेरी डेंजरस. सो आंसर इज नो. दिस इज नॉट कोरिया और इजराइल के जहाँ पर लिमिटेड पॉपुलेशन को आप ट्रेन कर सकते हैं. The huge population is the problem. Already we have a very big army. 1.5 million की आपके पास फौज है, plus Air Force and Navy. So we don't have to worry about numbers as such. Okay. Thank you so much, sir. It was wonderful speaking with you. आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम था, लेकिन अगर आप लोगों के और कुछ सवाल होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हम फिर से एक बार अक्षय सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएं और हम उनसे बात करें. Anything you want to say to the audience? Nothing. It was a great show. Thank you very much. Thank you so much. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अपने सवाल कमेंट्स में डाल दीजिएगा. हम ट्राई करेंगे कि वो सारे सवाल एक बार फिर से हम अक्षय सर के साथ लेकर बैठे. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. जाने से पहले आप हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा.